आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ वाला चैनल, जहाँ पे हम डील कर रहे हैं चैप्टर नंबर 32 और लास्ट सेगमेंट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस। और आज इसका मेजर पोर्शन करने वाले हैं, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस। आई होप लास्ट सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने अच्छे से समझा होगा। तो शुरू करेंगे आगे की जर्नी और फटाफट से अगले आई थिंक नेक्स्ट 7 to 8 डेज में हम सीआरपीसी को फिनिश कर देंगे, देन वी विल बी बिगिनिंग विद इंडियन एविडेंस एक्ट। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट सेशन में आपको ये बोला था, चैप्टर नंबर 32 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कैसे डिवाइड किया था? चैप्टर नंबर 32 वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जब भी हम जजमेंट देखते हैं तो जजमेंट में क्या होता है? या तो एक्विटल होता है या कन्विक्शन होता है। और मैंने बोला चैप्टर नंबर 32 इज सोनली बेस्ड ऑन द कन्विक्शन। जब कन्विक्शन होगा तभी तो स्टूडेंट्स हम जब किसी सेंटेंस का क्या होगा, कोई पर्सन को सेंटेंस मिलेगा तभी तो उस सेंटेंस का हम एग्जीक्यूशन करेंगे, या उसका सस्पेंशन होगा, या उसका रेम्यूशन होगा, या फिर उसका कम्यूटेशन होगा, या फॉर दैट मैटर रिस्पाइट होगा या पार्डन होगा। बराबर है ये चीज? नाउ लिसन टू मी। चैप्टर नंबर 32 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक क्या था? एग्जीक्यूशन, कि अगर सेंटेंस का एग्जीक्यूशन करना है, निष्पादन करना है, तो वो कौन से सेक्शंस हैं? इट वाज 413 to 431। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस का सस्पेंशन करना है, रेमिशन करना है या कम्यूटेशन करना है तो कौन से सेक्शंस हैं? इट इज 432 to 435। क्लियर है? उसके जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 33 व्हिच डील्स विद बेल एंड बॉन्ड, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं अरेस्ट के बाद। सो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी प्रोसीजर लॉ हो, सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, आपको हमेशा प्रोसीजर वाइज पढ़ना है। स्टूडेंट्स, प्रोसीजर वाइज नहीं पढ़ोगे या कोई आपको प्रोसीजर वाइज नहीं पढ़ाएगा, ये सब्जेक्ट्स दिमाग में नहीं घुसेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इज नेसेसरी। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप चीजें याद नहीं रख पाओगे, सेक्शन नंबर याद नहीं रख पाओगे, सीक्वेंस याद नहीं रख पाओगे। ओके, एंड आई होप कि आपको ये सीक्वेंस पसंद आ रहा है। ये जो हम प्रोसीजर वाइज चल रहे हैं इसमें थोड़ा समझ आ रहा है। ओके, ना समझ आए तो भी बताना कि मैम कमेंट सेक्शन में नहीं समझ आया, समझ आए तो भी बताओ कि हाँ मैम अच्छे से समझ आ रहा है। ये चीजें और हम कर सकते हैं। ओके, चलो आज हम डील करेंगे स्टूडेंट्स एग्जीक्यूशन से। अब एग्जीक्यूशन किसका किसका होगा? एग्जीक्यूशन ऑब्वियसली मैम सेंटेंस का होगा। तो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? हम सेंटेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप आईपीसी में पढ़े हैं। डेथ सेंटेंस होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म हो सकता है, या फिर आपको फाइन दिया जा सकता है। अब इम्प्रिजनमेंट रिगरस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। बराबर है ये चीज? तो एग्जीक्यूशन जब हम सेंटेंस का कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है क्या ये डेथ सेंटेंस है, क्या ये इम्प्रिजनमेंट है, या फिर ये फाइन है। अब तीनों का स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। अगर किसी व्यक्ति को सजाए मौत मिली है तो उसका निष्पादन कैसे करेंगे? किसी को उम्र कैद मिली है या कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही जेल में बंद किया जाएगा, कैद किया जाएगा, तो वो कैसे एग्जीक्यूट करेगी? और अगर शास्ति डाली गई है, फाइन डाला गया है आप पर, तो उसको कैसे हमें पे करना है, या उसका कैसे एग्जीक्यूशन होगा उस जुर्माने का। तो ये 3 चीजों के पर्सपेक्टिव से आज हम ये लेक्चर डील करने वाले हैं, जहां एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे डेथ सेंटेंस का, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फाइन। लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहूं या इवन फॉर दैट मैटर इम्प्रिजनमेंट भी कह सकते हैं। बराबर है ये चीज? वापस से रिवाइज कर लेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? पार्डन पढ़ा था, कम्यूटेशन, रेमिशन, सस्पेंशन, जिसको रिप्राइव भी कहते हैं, रिस्पाइट पढ़ा था। बराबर? अब देखो, अब ये चार्ट था जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जहां पे पहले एग्जीक्यूशन में डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन कहां से कहां डील करता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट पार्ट में आता है 413 to 416, 4 सेक्शंस का बंच है। इम्प्रिजनमेंट 417 to 420, फिर से 4 सेक्शंस आ गए। फिर फाइन का जो सेंटेंस है उसका कैसे एग्जीक्यूशन होगा? एज पर सेक्शन 421 to 424, फिर से 4 सेक्शन। लेकिन इसके जो जनरल प्रोविजंस है, न जाने बाद में जाके इन्होंने क्यों दिए, पहले दे सकते थे तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती, बट नो प्रॉब्लम, हम तो अपने प्रोसीजर के हिसाब से चलेंगे। तो हम पहले 425 to 431 पढ़ेंगे। और सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन तो हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं, जहां पे हमने आईपीसी का सेक्शन नंबर 55 एंड सेक्शन नंबर 54 कनेक्ट किया और साथ में 55A भी कनेक्ट किया। मैंने आपको बोला था कि 55A आपको पढ़ना है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या होती है वहां आपको अच्छे से दे रखी है। साथ ही साथ हमने आर्टिकल, एक होमवर्क दिया था, आर्टिकल नंबर 72 एंड आर्टिकल नंबर 161 में डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर एज वेल एज योर प्रेसिडेंट। उसका थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आपको रेडी करके रखना है। सो दिस इज द चार्ट फॉर योर चैप्टर नंबर 32 का पार्ट नंबर 2, जो हम डील करने वाले हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस। जहां सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे? जहां सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल प्रोविजंस।
इसके कुछ बेसिक प्रोविजंस पढ़ेंगे जो कि सब पे अप्लाई होते हैं स्टूडेंट्स। डेथ सेंटेंस पर भी अप्लाई होगा, इम्प्रिजनमेंट पर भी अप्लाई होगा, फाइन पर भी अप्लाई होगा। देन वी विल स्टडी डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन, इम्प्रिजनमेंट का एंड फाइन का। सो पहले देखते हैं जनरल प्रोविजंस में क्या है। देखो स्टूडेंट्स, जब भी कोई सेंटेंस दिया जाता है, कोई भी सेंटेंस, डेथ हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया, फाइन हो गया, तो हमेशा कोर्ट क्या करता है, एक वारंट जारी करता है। क्या जारी करता है? एक वारंट जारी करता है। वारंट जारी करने से ही ये पता चलेगा कि हमारे कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर ऑफ सेंटेंस पास किया है, सेंटेंस ऑर्डर पास किया है, बराबर। अब जब ये वारंट पास किया जाता है तो हमें पता है स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं वारंट के बारे में। वारंट के बारे में जब हमने अरेस्ट पढ़ा, वारंट पढ़ा, प्रोक्लेमेशन पढ़ा, तब हमने पढ़ के आए थे कि भाई अगर वारंट हमने इशू किया है तो वो कब तक एग्जीक्यूशन में रहेगा या कब तक उसका कंटिन्यूइंग रहेगा, जब तक कि हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर लेते या फिर जब तक कि उसको क्या नहीं हो जाता, हमारा जो जिस कोर्ट ने उसको इशू किया वो खुद कैंसिल नहीं कर देते। तो यहां पर भी अगर वारंट इशू कर दिया गया है तो एक बार जब उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है तो उसके बाद उसका रिटर्न होगा। तो वारंट इशू कहां होता है? 425। वारंट को रिटर्न कहां किया जाता है? 430 में। ऑलवेज रिमेंबर 425 प्लस 5 में रिटर्न हो जाता है, दैट इज 430 में वापस रिटर्न करना है हमें। किस कोर्ट को करेंगे? उसी कोर्ट को जिसने इशू किया था। देन जब भी स्टूडेंट्स हम जनरल प्रोविजंस पढ़ेंगे तो हमें दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। अगर वारंट इशू किया गया है जहां पे हम सेंटेंस इंपोज कर रहे हैं ऑलरेडी एस्केप्ड कन्विक्ट पर, एस्केप्ड कन्विक्ट मतलब सजा मिली थी, भाग गया, एस्केप्ड है, अभी कहीं मिल नहीं रहा है, भाग रहा है, पुलिस से भाग रहा है और उसके ऊपर हमने सेंटेंस दे दी, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? और दूसरा, अगर हमारा वारंट ऐसा है जहां पे एक पर्सन के ऊपर सेंटेंस दी गई, सेंटेंस मतलब सजा दी गई, सजा मतलब कोई भी हो सकती है, डेथ, इम्प्रिजनमेंट, फाइन। तो जब ऐसी सेंटेंस दी गई है ऐसे ऑफेंडर पे जिसको ऑलरेडी सेंटेंस कर रखा है किसी अनदर ऑफेंस के लिए, जो ऑलरेडी सजा भुगत रहा है अभी भी, और उसको फिर से हमने इम्प्रिजनमेंट दे दिया, फाइन दे दिया, डेथ पेनल्टी दे दी, तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? दिस इज गिवन अंडर 427। सो 426 एंड 427 दोनों आपको साथ में पढ़ने हैं। 26 किसकी बात करता है? कन्विक्ट था, एस्केप हो गया, अब उसका एग्जीक्यूशन कैसे करें उसके सेंटेंस का। ऑफेंडर था, ऑलरेडी जेल में था, किसी के साथ मारपीट किया, दंगा किया, ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, मर्डर कॉज किया, अब उसके ऊपर वापस से कन्विक्शन हो रहा है, तो उसकी सजा कैसे होगी? ये दो पर्सपेक्टिव हमें ध्यान रखना है। 428 हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। 428 में क्या बोला? हमको उतना टाइम पीरियड स्टूडेंट सेट ऑफ करना है जितना पीरियड ऑफ डिटेंशन एक पर्सन ऑलरेडी अंडरगो कर चुका है जब वो अंडर ट्रायल प्रिजनर था। एक व्यक्ति की अगर ट्रायल चल रही है, उसको 7 साल की सजा होती है, ट्रायल 2 साल तक कंटिन्यू रहती है, लेकिन वो 2 साल तक ऑलरेडी जेल में था, तो वो 2 इयर्स का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो 2 इयर्स ऑफ टाइम पीरियड जो डिटेंशन था वो सेट ऑफ होगा 7 इयर्स के अगेंस्ट, मतलब अब बचे हुए 5 साल तक के लिए ही वो जेल में सजा काटने वाला है। एंड 431 ये कहता है जहां पर भी ऑर्डर किया गया दैट एनी पर्सन हैज टू पे अ मनी ऑर्डर टू बी पेड, अगर ऑर्डर किया गया मनी पे करना तो उसका रिकवरी कैसे होगा? सेम वैसे जैसे हम फाइन की रिकवरी करते हैं, बराबर। एंड 429 हमारे सेविंग्स की बात करते हैं। ओके, बात करेंगे डेथ सेंटेंस की। तो स्टूडेंट्स डेथ सेंटेंस के मामले में 2 वर्ड्स याद रखना, डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन भी और डेथ सेंटेंस का पोस्टपोनमेंट भी। अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस हो गई तो इमीडिएटली मर जाएगा ना, लेकिन कुछ सिचुएशंस में हम उसके डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन करेंगे। क्यों स्थगित करेंगे? हो सकता है वो अपील प्रेफर करना चाह रहा हो, हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया लेकिन वो अपील प्रेफर करना चाह रहा हो, तो क्या हम उसको डेथ सेंटेंस दे देंगे? हम उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने देंगे? जाने देंगे। तो जब तक वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसकी अपील डिस्पोज ऑफ होगी या वो टाइम पीरियड खत्म नहीं हो जाता, तब तक उसका डेथ सेंटेंस क्या रहेगा? पोस्टपोन रहेगा। हाई कोर्ट थोड़ा रुक जाओ, लेट हिम गो टू सुप्रीम कोर्ट, लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द अपील, बराबर ये चीज। सो फाइन में, सॉरी डेथ सेंटेंस में पहले हमें क्या पढ़ना है कि उसका निष्पादन, एग्जीक्यूशन कैसे होगा? 2 सेक्शंस ध्यान रखना, एक है 413 और एक है 414। 413 में एग्जीक्यूशन के मामले में बोला अगर एग्जीक्यूशन ऐसे सेंटेंस का कर रहे हैं जो कि हाई कोर्ट ने 368 में कंफर्म किया। 368 कौन से चैप्टर में आता है? चैप्टर नंबर 28। 366, 367, 368 क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये चीज होती है कि कोर्ट ऑफ सेशन को पावर मिल रखी है कि वो डेथ सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस दे सकता है, लेकिन जब भी कोर्ट ऑफ सेशन
डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस किए हैं, देन इन दैट केस उनको वो डेथ सेंटेंस कंफर्म करवाना पड़ेगा हाई कोर्ट से। और कंफर्मेशन कहाँ होती है? 368 में कंफर्मेशन होती है, 366 में नहीं होती है। 366 में तो वो मात्र एप्लीकेशन मतलब हाई कोर्ट को रेफर कर रहे हैं, मैटर आगे सौंप रहे हैं, बट हाई कोर्ट अपना कंफर्मेशन करना, ऑल्टरेशन करना या जो भी डिसीजन देना है वो अल्टीमेटली 368 में देता है। अंडरस्टूड? सो 368 में हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया दीजिए इसको डेथ सेंटेंस, तो उसका एग्जीक्यूशन कोर्ट ऑफ सेशन कैसे करेगा? ऑर्डर पास करेगा, एक वारंट जारी करेंगे, सर्टिफाई करके एक वारंट जारी करेंगे, दैट्स इट। 414 में बोला अगर डेथ सेंटेंस पास किया गया हाई कोर्ट द्वारा या तो अपील में या रिविजन में, कोर्ट ऑफ सेशन ने डेथ सेंटेंस पास कर दिया या यस पास कर दिया, अब द पर्सन वांट्स टू गो इन अपील टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने अपील में भी डेथ सेंटेंस कंफर्म कर दिया, देन इन दैट केस उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा? क्या हाई कोर्ट वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे उस डेथ सेंटेंस को या लोअर कोर्ट को डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप इस डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट कीजिए? बराबर। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे पोस्टपोनमेंट। डेथ सेंटेंस का स्टूडेंट्स दो मामले में मृत्यु सजा जो है या मृत्यु की जो सजा है, कह सकते हैं सजाए मौत जो है, उसको दो सिचुएशंस में हम पोस्टपोन करते हैं, 415 एंड 416। 415 ये कहता है अगर आपने सुप्रीम कोर्ट को अपील दी है, सुप्रीम कोर्ट को अपील अभी आपकी पेंडिंग है, देन इन दैट केस हमारा डेथ सेंटेंस क्या हो जाएगा? पोस्टपोन हो जाएगा कुछ टाइम पीरियड तक के लिए। कब तक के लिए? जब तक सुप्रीम कोर्ट अपील को डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते। एंड 416 वेरी इंपॉर्टेंट, इफ देयर इज एनी प्रेग्नेंट विमेन जिसको की डेथ सेंटेंस दिया गया है तो उसको हम कभी भी ऐसी सेंटेंस अंडरगो करने के लिए नहीं कहेंगे। ऐसी किसी भी डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन नहीं होगा जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन पे दे रखा है, क्योंकि उसके कोख में ऑलरेडी एक बच्चा है, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, तो उस बच्चे को हम क्यों जान से मार दें? इन दैट केस हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन के डेथ सेंटेंस को हम लाइफ इंप्रिजनमेंट में क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट नहीं मैम, कम्यूट कर देते हैं। बराबर, क्लियर? अब चलेंगे हम इम्प्रिजनमेंट की तरफ। इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड 4 सेक्शंस। इम्प्रिजनमेंट, किसी को उम्र कैद के लिए भेज रहे हैं, 10 साल की सजा के लिए भेजे, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तो 417 में बोला इधर आओ, पहले ये तो बताओ कि ठीक है इस पर्सन को हमें इम्प्रिजनमेंट में रखना है, लेकिन रखना किधर है हमें कौन बताएगा? तो 417 कहता है स्टेट गवर्नमेंट आपको वो प्लेस डायरेक्ट करेगी कि फलानी जगह हमें किसी पर्सन को क्या करना है, अगर इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है तो उस पर्सन को या तो जेल में रखेंगे या जो भी कस्टडी में कहीं पर भी रखना है वो स्टेट गवर्नमेंट हमको बताने वाली है। 418 ने कहता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? एग्जीक्यूशन का सिंपल सा मतलब है वारंट जारी करना होता है। क्या जारी करना होता है? वारंट जारी करना होता है। कोई लोग हैं, अगर जेलर है या कोई भी ऑफिसर इंचार्ज है तो उसको हम डायरेक्शन दे देंगे, वो वारंट भेज देंगे तो उसको अपना आप एग्जीक्यूट कर लेगा, पर्सन को पकड़ के लेके जाएगा, जेल में डाल देगा। 419 बोल रहा है डायरेक्शन फॉर एग्जीक्यूशन टू होम। पहला बोला कि जगह, कौन सी जगह पे हमें एक पर्सन को इम्प्रिजनमेंट में रखना है ये कौन बताएगा? 418 में बोला एग्जीक्यूशन होगा कैसे? 419 में बोला कि अगर इम्प्रिजनमेंट का स्टूडेंट्स वारंट निकल चुका है, सेंटेंस ऑफ वारंट फॉर इम्प्रिजनमेंट निकल चुका है, तो उसके लिए डायरेक्शन किसको देंगे? अब अगर जज साहब ने किसी को उम्र कैद सुना दी है तो क्या जज साहब खुद उस अरेस्टेड पर्सन को या फिर उस अक्यूज पर्सन को, अब तो कन्विक्टेड पर्सन हो गया, उस कन्विक्टेड पर्सन को क्या खुद अपनी गाड़ी में बैठ के जेल छोड़ के आएंगे? नहीं। तो किसको डायरेक्ट करेंगे? किसको हम डायरेक्शन देंगे कि भाई इस कन्विक्टेड पर्सन को लेके जाओ यहां से? किसको वो हम वारंट डायरेक्ट करेंगे? दैट इज गिवन अंडर 419। एंड 420 कहता है वारंट लॉज विद होम। वारंट लॉज विद होम, वो वारंट एक्चुअली किसके पास रहने वाला है, किसके पास लॉज होगा? ओके। फाइन के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो फाइन से रिलेटेड 421 ये कहता है कि वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन कैसे निकलेगा? वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन कैसे जो है हम उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। एंड 422 कहता है अगर वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन निकल गया, मेरे अगेंस्ट फाइन को लेवी करने के लिए, फाइन को इंपोज करने के लिए वारंट निकल गया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? दैट इज गिवन अंडर 422। एंड 423 ये कहता है अगर फाइन इंपोज कर रहे हैं हम ऐसे पर्सन के ऊपर जो ऐसी जगह रह रहा है जहां पे सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता, देन इन दैट केस हम फाइन कैसे रिकवर करेंगे? एंड 424 कहता है सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब सोचोगे मैम ये वापस इम्प्रिजनमेंट वर्ड कैसे आ गया? ये तो फाइन की बात हो रही है, यहाँ पे किसका सस्पेंशन हो रहा है? इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का सस्पेंशन हो रहा है कि कुछ टाइम पीरियड तक के लिए हम ये इम्प्रिजनमेंट का जो सजा मिली है इसका निष्पादन नहीं करेंगे। पर मैम ये फाइन में क्यों आ गया? वो फाइन में इसलिए आया स्टूडेंट्स बिकॉज 424 ये कह रहा है
किसी पर्सन को हमने बोला यू हैव टू पे फाइन, बट उसने डिफॉल्ट कमिट कर दिया, डिफॉल्ट कमिट कर दिया तो जाओ जेल, जाओ इम्प्रिजनमेंट के लिए। उस वक्त उस इम्प्रिजनमेंट के सस्पेंशन की बात की जा रही है। अंडरस्टूड? ये इम्प्रिजनमेंट कब मिल रहा है? डिफॉल्ट ऑफ फाइन पे मिल रहा है ये इम्प्रिजनमेंट, और उस वक्त इस इम्प्रिजनमेंट को हम क्या कर रहे हैं? सस्पेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितने टाइम पीरियड तक के लिए कर रहे हैं? दिस विल अंडरस्टैंड इन 424। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द जनरल प्रोविजंस। जनरल प्रोविजंस को अच्छे से समझना। जनरल प्रोविजंस में ये बोला वारंट इशू कौन करेगा? तो 425 एंड 430 साथ में पढ़ना, बिकॉज 424 क्या कहता है स्टूडेंट्स? जज या मजिस्ट्रेट जिसने की पर्सन को सेंटेंस दिया है वो क्या करेंगे? वारंट इशू करेंगे। किस चीज का? सेंटेंस का वारंट। और कौन सी सेंटेंस का? या तो डेथ हो सकता है, या इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है। और सक्सेसर इन ऑफिसर, सक्सेसर इन ऑफिसर भी वारंट इशू कर सकता है। मान लीजिए सेंटेंस ऑफ हियरिंग कर ली इन जज साहब ने, लेकिन जज साहब की डेथ हो गई या जज साहब रिटायर हो गए, तो सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का वारंट भी पारित करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। जिस तरीके से सीपीसी में डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है, यहाँ पर सेंटेंस का एग्जीक्यूशन होता है, और सेंटेंस के एग्जीक्यूशन के लिए भी हमें वारंट जारी करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो यहाँ पर अगर जज साहब की डेथ हो गई या जज साहब रिटायर हो गए, तो उनका जो सक्सेसर इन ऑफिसर है, सक्सेसर इन ऑफिसर है जो उनके बाद नेक्स्ट अगला जो उस पोस्ट पे आता है, वो पर्सन क्या कर सकता है? वारंट इशू कर सकता है। 430 कहते हैं जब एक बार वारंट इशू हो गया तो वारंट को रिटर्न किसको करेंगे? उस कोर्ट को वारंट हम रिटर्न करेंगे स्टूडेंट्स जिसने ये वारंट इशू किया था। ओके, नाउ टू वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो कहता है अगर सेंटेंस हमने इम्पोज किया ऐसे कन्विक्ट के ऊपर जो कि एस्केप्ड है। एस्केप्ड मतलब भाग रहा है पुलिस से, अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, इधर उधर भाग रहा है, निकल गया, भाग गया जेल से, या पुलिस कस्टडी से भाग गया, तो उसके ऊपर अगर हमने कोई भी सेंटेंस दिया, डेथ, लाइफ, या इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, या फिर फाइन, तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तो इन्होंने बोला ये अच्छे से सुनो, अगर जो अब हमने दैट इज सब्सिक्वेंट सेंटेंस, जो या मैं कहूं न्यू सेंटेंस है, वो सिवियर है। कैसा है? थोड़ा सिवियर है। सिवियर मतलब क्या हो गया? सिवियर मतलब हम कहें कि थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट इन नेचर है, तो उस सेंटेंस का निष्पादन, एग्जीक्यूशन हम इमीडिएटली करेंगे, फटाफट से उस पर्सन को पकड़ेंगे, उसको डेथ सेंटेंस सुनाएंगे, या फिर हम उसका जब भी मिलेगा उसको फटाफट हम जेल में डालेंगे। लेकिन मान लो ये बोल रहे हैं कि अगर सेंटेंस सिवियर इन नेचर नहीं है, सेंटेंस कैसा है? सिवियर इन नेचर नहीं है, और पर्सन जो कन्विक्टेड है वो क्या कर रहा है? एस्केप कर रहा है, देन इन दैट केस हम वो जो सेंटेंस है वो उसके ऊपर कब एग्जीक्यूट करेंगे? तो उन्होंने बोला आफ्टर सफरिंग द रिमेनिंग अनएक्सपायर्ड इम्प्रिजनमेंट। आफ्टर सफरिंग रिमेनिंग अनएक्सपायर्ड इम्प्रिजनमेंट, जो इम्प्रिजनमेंट उसको एक्चुअली पहले इंपोज किया गया था, जब तक उस इम्प्रिजनमेंट की अवधि समाप्त नहीं हो जाती तब तक हम उसके ऊपर नया सेंटेंस इंपोज नहीं करेंगे। वो जो पहले अनएक्सपायर्ड सेंटेंस था वो पहले भुगतेगा, और उसके बाद जो न्यू सेंटेंस हमने डाली है वो क्या करने वाले हैं? वो उस पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। आ जाएंगे एक बार स्टूडेंट सेक्शन नंबर 426 पर। 426 क्या कहता है? 426 says yes, sentence on escaped convict when to take effect. Subsection 1, when a sentence of death, imprisonment for life, or a fine is passed under the code for on an escaped convict, such sentence shall take effect immediately. Immediately उस sentence को effect में हम डाल देंगे. Subsection 2, when a sentence of imprisonment for a term is passed under this code on an escaped convict, clause A, if sentence is severe in kind, then the sentence which such convict was undergoing has escaped. सिचुएशन यहाँ ऐसी है स्टूडेंट्स कि ये जेल था, जेल के अंदर ये जो कैदी था ये भाग गया। अब ये जब भाग गया है तो इसको हमने वापस से न्यू सेंटेंस दिया ना, न्यू सेंटेंस दिया, तो अब ये न्यू सेंटेंस कब इसके ऊपर इंपोज होगी? तो दो सिचुएशन होगी। अगर ये न्यू सेंटेंस स्टूडेंट सिवियर इन नेचर है तो इमीडिएटली वो वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, इमीडिएटली वो वहां पे लागू हो जाएगी, जब भी वो पकड़ा जाएगा वहां पर लागू हो जाएगी, वो शुरू हो जाएगी चलना न्यू सेंटेंस। एंड अगर जो न्यू सेंटेंस उसके भागने के बाद, जेल से भागने के बाद जो इंपोज की गई है वो सिवियर नहीं है नेचर की, तो जिस एक्चुअल ऑफेंस के लिए हमने उसको जेल में रखा हुआ था पहले वो अनएक्सपायर्ड टाइम ऑफ इम्प्रिजनमेंट को भुगतेगा, वो खत्म होने के बाद न्यू सेंटेंस क्या होगी? उसके ऊपर लागू होगी। ये तो कब था? जब कन्विक्ट एस्केप हो गया, भाग गया। अब देखो क्लॉज बी क्या बोलता है? इफ द सेंटेंस इज नॉट सिवियर इन काइंड देन द सेंटेंस विच सच कन्विक्ट वाज अंडरगोइंग व्हेन ही एस्केप्ड
द न्यू सेंटेंस शैल टेक इफेक्ट आफ्टर ही हैज सफर्ड imprisonment for a further period equal to that which remained unexpired for his former sentence. तो former sentence जो पहली वाली सजा मिली थी 3 साल की मिली, 2 साल सजा काट ली, लास्ट का 1 साल बचा था, तब जेल से भाग गया. अब जेल से भागा हुआ था और कोर्ट ने यहाँ 5 साल की सजा और सुना दी. तो ये 5 साल की सजा कब लागू होगी? ये तब लागू होगी जब वो पहले के 3 साल की सजा में से 1 साल की सजा भुगत लेगा, उसके बाद वो 5 साल की सजा वहां पे क्या होगी? स्टार्ट होगी, बिगिन होगी. बराबर है ये चीज? ओके. A sentence of rigorous imprisonment shall be deemed to be severe in kind than a sentence of simple imprisonment. तो ये जो वर्ड दिख रहा है ना, severe and not severe, severe का मतलब है कि पहले simple imprisonment दे रखी थी लेकिन अब उसको rigorous imprisonment दी है. न्यू सेंटेंस कैसी है? rigorous imprisonment. तो severe हो गई ना, थोड़ी घातक तरीके की हो ना. घातक तो क्या मतलब कह सकते हो कि more severe in kind, strict in kind है. एंड नॉट सिवियर मतलब पहले रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट थी, अब जो न्यू सेंटेंस है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है. बराबर. अब 427 क्या कहता है? 427 ये कहता है कि सेंटेंस किया है हमने ऐसे ऑफेंडर को जो ऑलरेडी जेल में है, ऑलरेडी सेंटेंस कर रखा है, चाहे जेल में है या फाइन इंपोज कर रखा है, डेथ सेंटेंस दे रखी है उसको. डेथ सेंटेंस तो होती तो देखो अब बेटा अभी तक तो उसको हम डेथ सेंटेंस दे चुके होते, मान लीजिए वो इम्प्रिजनमेंट में. ओके. तो ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस हो चुका है किसी सजा के लिए फॉर अनदर सेंटेंस. हम सेंटेंस कैसे पर्सन के ऊपर इंपोज कर रहे हैं? ऐसे पर्सन के ऊपर जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने सजा इंपोज कर रखी पहले किसी और ऑफेंस के लिए. तो जो अब सब्सिक्वेंट सेंटेंस मिली है उसका हम एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे? तो उन्होंने बोला या वो कब लागू होगी? तो यहां सबसेक्शन 1 ये कहता है कि सब्सिक्वेंट सेंटेंस तब कमेंस होगा जब हमारी पहले वाली सेंटेंस दैट इज प्रीवियस सेंटेंस एक्सपायर हो जाए, उसके बाद हमारी सब्सिक्वेंट सेंटेंस जो अब मिली है उस ऑफेंडर को वो लागू होगी. सिचुएशन नंबर 2 बोल रहा है अगर प्रीवियस पहले वाली सेंटेंस और अभी वाली सेंटेंस दोनों ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो पहले वाले सेंटेंस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो ऐसा होगा क्या कि पहले ये जीवन जो तुम्हारा है वो खत्म हो जाए, फिर तुम वापस जन्म लोगे, फिर तुम पे वापस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी. तो क्या 2 जीवन में 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट हम कवर करेंगे? और कैसे पता चलेगा इसने कहाँ जन्म लिया? ऑब्वियस सी बात है ना. तो एक ही जीवन में व्यक्ति को 2-2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है. पहले बाहर था, बाहर किसी पर्सन का मर्डर कमिट करके आ गया, कोर्ट ने क्या बोला? जाइए लाइफ इम्प्रिजनमेंट. जेल में ऑलरेडी था, जेल में किसी का मर्डर कर दिया, फिर से लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया. तो जब प्रीवियस और सब्सिक्वेंट सेंटेंस दोनों ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट है स्टूडेंट्स, तो दोनों कॉन्करेंटली रन करेंगे. कॉन्करेंटली मतलब एक साथ रन करेंगे. दोनों ऑफेंसेस की सजा वो एक ही जीवन में निकालेगा. बराबर. क्लियर है चीज? देखो 427 देखेंगे. 427 सेंटेंस ऑन एन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस फॉर अनदर ऑफेंस when a person already undergoing a sentence of imprisonment is sentenced on a subsequent conviction to imprisonment or imprisonment for a life. to imprisonment मतलब कुछ particular time period तक के लिए, term के लिए, या फिर जिंदगी भर imprisonment के लिए. then such imprisonment or imprisonment for life shall commence at the expiry of the imprisonment to which he has been previously sentenced unless the court directs that the subsequent sentence shall run कॉन्करेंटली. जब तक कोर्ट ये खुद नहीं बोल देता कि पहले वाला सेंटेंस और अभी वाला सेंटेंस दोनों कॉन्करेंटली रन करेंगे, तब तक वो कॉन्करेंटली रन नहीं करेंगे. एक के बाद एक शुरू होंगे. अगर कोर्ट बोल दे एक के साथ एक शुरू होंगे तो चल सकता है. ये हमने किसके साथ पढ़ा था स्टूडेंट्स? ये हमने सेक्शन नंबर, अगर आपको ध्यान हो, 31 में पढ़ा था. सेक्शन नंबर 31 में पढ़ा था सेंटेंस ऑफ केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल. तो वहां पे कॉन्करेंटली एंड कॉन्सिक्यूटिवली दोनों का मतलब समझा था हमने. ठीक है, बराबर है चीज. जब तक कोर्ट नहीं कह देता तब तक हमेशा एक के बाद एक चलेगा. ओके, कॉन्सिक्यूटिवली. बराबर है. अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट्स दैट सच पनिशमेंट शैल रन कॉन्करेंटली. चलो, अच्छा आगे क्या बोला? provided that a person who has been sentenced to imprisonment by an order under 122 in default of furnishing the security while undergoing the sentence of to the imprisonment for an offence committed prior to making such order, the latter shall commence immediately. ठीक है. सब सेक्शन 2 में ये बात कह रखी है प्रीवियस और सब्सिक्वेंट दोनों ही लाइफ है. When a person already undergoing a sentence for imprisonment for life is sentenced on a subsequent conviction for what? To the imprisonment for a term or life imprisonment. अब जो दूसरी बार सजा मिली है या तो वो 10 साल के लिए मिली है या पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली, और पहले भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी, तो सब्सिक्वेंट सेंटेंस शैल रन कॉन्करेंटली विद द प्रीवियस सेंटेंस. बराबर. अब 428 बेसिक सी बात कहता है कि जो सेंटेंस आप पहले अंडरगो कर चुके हो जब आप अंडर ट्रायल थे, तो वो टाइम पीरियड हम सेट
ऑफ करेंगे सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट के अगेंस्ट। जितनी सजा आपने काट ली है स्टूडेंट्स, उसके, आपका मतलब कन्विक्टेड पर्सन ना, पर्सनली कोई नहीं लेगा, जितनी सेंटेंस एक पर्सन ने काट ली है उतनी सजा हम सेट ऑफ कर देंगे। मतलब सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, माइनस। सेट ऑफ से याद आ रहा है सीपीसी, ऑर्डर नंबर 8, ऑर्डर नंबर 8 रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। हमेशा ध्यान रखना सेम सूट सेम सब्जेक्ट मैटर क्या है, या क्या हम उसको न्यू प्लेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो सारी चीजें ध्यान रखना। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम से हर बार क्वेश्चंस आते हैं प्रिलिमिनरी में। ओके 431 ये बोलता है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि किसी पर्सन को मनी पे करना है, मनी टू बी पेड, तो उसको रिकवर कैसे करेंगे, हमेशा एज अ फाइन करेंगे। एनआई एक्ट में भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हम लास्ट में एनआई एक्ट में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अगर कॉम्पनसेशन की बात हुई, कॉम्पनसेशन की बात करें, इंटरम कॉम्पनसेशन या इंटरम रिलीफ की बात करें, देन इन दैट केस वो कैसे रिकवर होगा, सेम एज फाइन रिकवर होने वाला है। नाउ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, 413 टू 416। एग्जीक्यूशन एंड पोस्टपोनमेंट दो वर्ड्स हैं जो हमें डेथ सेंटेंस के मामले में पढ़ने, क्योंकि डेथ सेंटेंस का क्या होगा, या तो इमीडिएटली एग्जीक्यूशन हो जाएगा या उसको क्या बोलेंगे, पोस्टपोन कीजिए, कुछ समय के लिए स्थगित कीजिए। तो एग्जीक्यूशन में हमको फिर से दो सेंटेंस पढ़ने हैं, दो सेक्शंस पढ़ने हैं, 413 एंड 414। पोस्टपोनमेंट में 415 एंड 416। एग्जीक्यूशन में स्टूडेंट सेक्शन 413 ये बोलता है अगर सेंटेंस ऐसा था जो कोर्ट ऑफ सेशन ने पास किया, लेकिन हमने बोला कि भाई कोर्ट ऑफ सेशन को अगर डेथ सेंटेंस देना तो हाई कोर्ट से कंफर्म करके लाओ, और हाई कोर्ट ने अगर 368 में डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया, तो इस डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये कौन बताता है, 413 बताता है। तो इट सेज दैट फॉर कंफर्मेशन विद द हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन ने भेजा, कोर्ट ऑफ सेशन शैल पुट इफेक्ट टू द ऑर्डर। अब चाहे हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर कंफर्म किया हो या कैंसिल किया हो, अगर कंफर्म किया है तो कोर्ट ऑफ सेशन उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, बाय इशूइंग द वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस। सो अगर प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन आ जाए कि हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया जो कि कोर्ट ऑफ सेशन ने पास किया था अंडर योर चैप्टर नंबर 28 सेक्शन 368 में कंफर्म कर दिया, तो जब हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया तो उस डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करेगा कौन, कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, हाई कोर्ट कभी नहीं करेगा। एंड कोर्ट ऑफ सेशन करेगा कैसे, बाय इशूइंग द वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस। बात खत्म। क्यों स्टूडेंट्स कोर्ट ऑफ सेशन कर रहा है, क्योंकि याद है ना सेक्शन 425 के जिस कोर्ट ने सेंटेंस पास किया वही यहाँ पे वारंट पारित करने वाला है। ये देखो, हु मे इशू वारंट, जज और मजिस्ट्रेट हु पास द सेंटेंस। तो हाई कोर्ट ने थोड़ा ना सेंटेंस पास किया था, हाई कोर्ट ने तो कंफर्म किया है। एंड 414 क्या कहता है, अगर हाई कोर्ट ने अपील या रिवीजन में डेथ सेंटेंस को पास किया, then in that case कोर्ट ऑफ सेशन शैल पुट इफेक्ट टू द ऑर्डर। यहां पर भी कोर्ट ऑफ सेशन का रोल आता है कि कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे कैसे, बाय इशूइंग द वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस। बराबर। अब पोस्टपोनमेंट के मामले में एक बार 414 पढ़ लेते हैं, है ना स्टूडेंट्स, 414 को पढ़ते हैं। 414 says when a sentence of death is passed by high court in appeal or in revision, याद है ना, रिवीजन किसको कर सकते हैं, रेफरेंस हमेशा हाई कोर्ट को करेंगे, सेक्शन 395। रिवीजन टू हाई कोर्ट कौन सा सेक्शन, 397। बराबर है। ओके, द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑन रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, ऑन रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट कॉज द सेंटेंस टू बी कैरिड इनटू द इफेक्ट बाय इशूइंग अ वारंट। बराबर। अब 415 क्या कहता है, हमें कुछ टाइम पीरियड तक के लिए डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन पोस्टपोन करना पड़ेगा। कौन से केस में, इन केस अपील टू सुप्रीम कोर्ट। हमारा कोई रिलेटिव है, उसको डेथ सेंटेंस सुना दिया गया, अब हम जाना चाहते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब तक हमारी अपील पेंडिंग रहेगी तब तक डेथ सेंटेंस का पोस्टपोनमेंट रहेगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगा। कब, व्हेन डेथ सेंटेंस इज पास्ड बाय हाई कोर्ट एंड पर्सन क्या करता है, पर्सन प्रेफर कर रहा है अपील सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 134 क्लॉज ए सब क्लॉज क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी। अगर इस प्रोविजन के अंतर्गत कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट के पास अपील प्रेफर करता है या फिर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहा है, किस चीज की एप्लीकेशन, स्पेशल लीव पिटीशन टू प्रेफर एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को बोल रहा है प्लीज अलाउ मी टू फाइल एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट, देन इन दैट केस हाई कोर्ट क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन अपील फाइल करेगा। तो उस टाइम पीरियड तक के लिए हमको डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन करना है।
कितने टाइम पीरियड तक के लिए? टिल द टाइम अपील और पेटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अपील को क्या कर लिया, एंटरटेन कर लिया, तो जब तक वो अपील या पेटिशन डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तब तक डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। एंड मान लो अभी हमने प्रेफर तो नहीं की, लेकिन प्रेफर करने का, अपील को प्रेफर करने का जब तक टाइम पीरियड खत्म नहीं हो जाता, मेरा राइट है, मैं 2 महीने में कभी भी अपील फाइल कर सकती हूँ, जो भी आपका लिमिटेशन एक्ट में टाइम पीरियड दे रखा है, अगर उतने टाइम पीरियड तक के अंदर अपील फाइल नहीं की गई है, देन इन दैट केस यहाँ पे डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर जितना टाइम पीरियड दे रखा है अपील प्रेफर करने के लिए, उतने टाइम पीरियड तक के लिए हम डेफिनेटली डेथ सेंटेंस का पोस्टपोनमेंट करने वाले हैं। क्लियर है? दिस इज गिवन अंडर 415। आज एक बार फटाफट से 415 की रीडिंग लगा लेंगे। 415 अच्छे से सुनना, 3 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1, where a person is sentenced to death by high court and an appeal from its judgment lies to supreme court। अच्छे से ध्यान रखना, फर्स्ट सिचुएशन में क्या बोला, हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया है और वहां से सुप्रीम कोर्ट को अपील लाइक करती है अंडर सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 134। तो ये हमेशा उल्टा लिखा जाता है, लेकिन हम सीधा पढ़ेंगे 134 आर्टिकल 134 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी के तहत सुप्रीम कोर्ट में हम अपील प्रेफर करना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, द हाई कोर्ट शैल ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस टू बी पोस्टपोन्ड। कब तक? until the period allowed for preferring the appeal has expired, जब तक अपील प्रेफर करने का टाइम पीरियड एक्सपायर ना हो जाए, और if the appeal is preferred within that period until such appeal is disposed of। बराबर। नेक्स्ट सबसेक्शन, when the sentence of death is passed or confirmed by high court। दूसरे सिचुएशन में क्या बोला, जब हाई कोर्ट ने सेंटेंस पास किया या कंफर्म किया है। कंफर्म मतलब कोर्ट ऑफ सेशन ने उनको भेजा था और हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया उसको 368 में। तो दोनों सिचुएशन, and the person sentenced makes an application to high court। किस चीज के लिए एप्लीकेशन कर रहा है हाई कोर्ट को? for the grant of certificate under article 132। आर्टिकल 132 के अंतर्गत क्या कर रहा है, आर्टिकल 132 और अंडर सब क्लॉज सी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ 134। आर्टिकल 134 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंतर्गत हाई कोर्ट को क्या कर रहा है, एप्लीकेशन लगा रहा है कि प्लीज ग्रांट मी अ सर्टिफिकेट। हाई कोर्ट जब सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा तभी वो सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन लगा सकता है। द हाई कोर्ट शैल ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस टू बी पोस्टपोन्ड अंटिल सच एप्लीकेशन इज डिस्पोज ऑफ बाय द हाई कोर्ट। जब तक हाई कोर्ट उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ नहीं कर देता है, कौन सी एप्लीकेशन को, सर्टिफिकेट ग्रांट करने की एप्लीकेशन को, और इफ द सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड, अगर सर्टिफिकेट मिल गया कि चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, on such application until the period allowed for preferring an appeal to supreme court on such application has expired। जो सर्टिफिकेट हाई कोर्ट ने दिया है उस सर्टिफिकेट में जो हमारा टाइम पीरियड मेंशन है, उतने टाइम पीरियड के अंदर अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर लेते तो तब तक तो अपील आपकी डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, तब तक हम एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। या फिर वो जो सर्टिफिकेट में हमारा अपील को प्रेफर करने का टाइम पीरियड जो मेंशन है वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन को हम पोस्टपोन करेंगे। बराबर, क्लियर है? एंड सबसेक्शन 3 says where the death sentence of death is passed or confirmed by high court and the high court is satisfied that the person sentenced intends to present a petition to supreme court for the grant of special leave petition to appeal under 136 of the constitution, high court shall order the execution to be postponed as it considers sufficient to enable him to present such petition। कि भाई वो आर्टिकल नंबर 136 में सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करना चाहता है तो उतने टाइम पीरियड तक के लिए क्या करेंगे, डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन कर देंगे। एंड 416 बोलता है प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर अगर डेथ सेंटेंस इंपोज किया गया है तो हाई कोर्ट के पास पावर है, ऑलवेज रिमेंबर हाई कोर्ट के पास पावर है कि उसको कम्यूट करेंगे लाइफ इंप्रिजनमेंट में। किसमें कम्यूट करेंगे स्टूडेंट्स? लाइफ इंप्रिजनमेंट में कम्यूट करेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट का हम लोग स्टूडेंट्स एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे? दिस इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 417 टू 420। मैंने क्या बोला, 4 सेक्शंस का पेयर बनाना है, 413 टू 416, 417 टू 420, 421 टू 424। लास्ट 2 एग्जीक्यूशंस पढ़ने, सेंटेंस का ऑफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन का। तो इंप्रिजनमेंट का सेंटेंस कैसे होता है स्टूडेंट्स? 417 ये बोलता है कि मैम अगर किसी पर्सन को हमने बोला जाओ तुमको जेल की सजा दी, तो कहाँ जेल की सजा काटेगा ये कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट। हु विल डायरेक्ट द प्लेस फॉर इम्प्रिजनमेंट? 417 कहता है स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेंशन द प्लेस, कि इस पर्टिकुलर प्लेस में एक पर्सन को हम क्या करेंगे, कन्फाइन करके रखेंगे। बराबर है, क्लियर है? अब सुनो,
दूसरा सब सेक्शन ये कहता है जिस पर्सन को स्टूडेंट्स हमने इम्प्रिजनमेंट के लिए भेजा है, अगर वो कहां पर है, सिविल जेल में था, कहां पे था, सिविल जेल में था, एंड कोर्ट या मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि भाई हमें उसे क्रिमिनल जेल में भेजना चाहिए, तो वो उसे क्रिमिनल जेल में वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि उसको सिविल जेल से रिमूव कीजिए एंड रिमूव टू एंड द पर्सन टू एंड पर्सन बी रिमूव्ड टू क्रिमिनल जेल। क्या होता है रिमूव्ड टू, मतलब उसको रिमूव करके क्रिमिनल जेल में डालिए। ठीक है, क्लियर है। सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि जिस पर्सन को स्टूडेंट्स हमने सिविल जेल से उठा के क्रिमिनल जेल में डाला और जब वो क्रिमिनल जेल से रिलीज होता है और कोर्ट और या आपके मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई इसको सिविल जेल में भेजना है वापस, तो वापस सिविल जेल में भेज देंगे। कब? जब वो क्रिमिनल जेल से रिलीज हो जाता है, सजा काट के बाहर आ चुका है। लेकिन वो भी तभी होगा, हम एक पर्सन को सिविल जेल से उठा के क्रिमिनल जेल में भेज दे रहे हैं। अब क्रिमिनल जेल में जब उसका रिलीज हो रहा है तो वहां से हम वापस उसे सिविल जेल में दो ही सिचुएशन में भेज सकते हैं, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। क्लॉज ए बोला अनलेस 3 years expired since the removal from the criminal jail, जब तक उसका 3 साल नहीं हो जाते क्रिमिनल जेल से निकले हुए, तब तक हम उसे क्या नहीं कर सकते, सिविल जेल में नहीं भेज सकते। अगर 3 साल खत्म हो चुके हैं, सिविल जेल क्रिमिनल जेल से बाहर आए हुए, बाहर आकर 3 साल एक्सपायर हो चुके, तो हम उसे क्या करेंगे, सिविल जेल में भेजेंगे। क्लॉज ए पढ़ो, सबसेक्शन 3 कहता है वेयर अ पर्सन इज रिमूव्ड टू अ क्रिमिनल जेल, रिमूव टू अ क्रिमिनल जेल, क्रिमिनल जेल में डाल दिया था ना हमने उसको, he shall on being released therefrom, क्रिमिनल जेल से रिमूव होने के बाद, be sent back to civil jail unless either of the one situation is completed, दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन अगर कंप्लीट होती है तो ही हम उसे सिविल जेल भेजेंगे। be sent back to civil jail unless 3 years have elapsed since he was removed to criminal court, 3 साल खत्म हो चुके हैं since he was removed to criminal jail, 3 years have elapsed since he was removed to criminal jail। अच्छा, क्रिमिनल जेल में रहते हुए उसे 3 साल हो गए हैं, ठीक है। in which case he shall be deemed to have been released from the civil jail, बराबर। नेक्स्ट सिचुएशन पढ़ेंगे, the court which ordered his imprisonment in the civil jail has certified to the officer in charge of the criminal jail that he is entitled to be released under section number 58 of CRPC 1908 or under section 23 of Provisional Insolvency Act। अगर हमारा कोर्ट ये ऑर्डर कर दे कि भाई जो पर्सन को हमने इम्प्रिजनमेंट दिया था, किसके लिए, सिविल जेल के लिए, सिविल जेल इम्प्रिजनमेंट द सिविल जेल हैज सर्टिफाइड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द क्रिमिनल जेल दैट ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज, कि अब उस पर्सन को आप रिलीज कीजिए उस क्रिमिनल जेल से। अगर कोर्ट ये ऑर्डर कर दे एज पर योर सीआरपीसी, पुरानी सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 58 के तहत, देन इन दैट केस हम उस पर्सन को वापस सिविल जेल में डाल सकते हैं, या तो पहले 3 साल एक्सपायर हो गए हो तो, और दूसरा जब कोर्ट खुद से ऑर्डर कर दे तो। 418 क्या कहता है, इट सेज एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट का एग्जीक्यूशन होगा कैसे, कैसे निष्पादन करेंगे, तो कोर्ट जो सेंटेंस पास करता है वो फॉरवर्ड करेगा 2 चीजें, पहला तो वारंट, दूसरा अक्यूज्ड। जिस कोर्ट ने सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट पास किया है वो अक्यूज्ड और हमारे वारंट दोनों को फॉरवर्ड करेगा, या तो जेल को या ऐसी दूसरी प्लेस को जहां हम उसे कन्फाइन करना चाहते हैं। और मान लीजिए अक्यूज प्रेजेंट नहीं था उस दिन कोर्ट में, जिस दिन हमने उसको इम्प्रिजनमेंट में भेजने का वारंट जारी किया है, तो कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि भाई उसको अरेस्ट कीजिए, उसकी अरेस्ट के लिए एक वारंट जारी किया जाएगा, और जैसे ही वो अरेस्ट होता है उसका सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इमीडिएटली कमेंस हो जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है प्रिलिमिनरी में, ऐसा पर्सन जो कि कोर्ट में नहीं मौजूद था उस दिन जिस दिन सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट के लिए वारंट जारी हुआ, देन इन दैट केस सबसे पहले कोर्ट उस पर्सन की अरेस्ट के लिए वारंट जारी करेगा, और ऐसे सिचुएशन में हमारा सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट कमेंस कब से होगा, जैसे ही वो पर्सन अरेस्ट होता है उसका इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, मतलब जैसे ही अरेस्ट हुआ तुरंत उसको जेल में डालो, अब उसकी सजा शुरू हो चुकी है। ओके 418 where the accused is sentenced to an imprisonment for life or imprisonment for a term, life imprisonment भी है या कुछ सालों तक के लिए भी सजा अगर मिलती है उसको जेल की, or in other cases than those provided by section 413, the court passing the sentence shall forward the warrant to the jail or other place in which he is or he is to be confined unless the accused is already confined। अगर accused already उस जेल में, तब तो हमें accused को और warrant को देने की जरूरत नहीं है, जेल में है ना तो ठीक है बराबर, shall forward him to such jail or other place with the warrant।
अगर लग रहा है कि भाई उसको किसी और जेल में या और जगह पे फॉरवर्ड करना है तो वो भी किया जा सकता है, ठीक है। अनलेस द अक्यूज, ओके, अगर अक्यूज्ड कहाँ नहीं है, पर्टिकुलर जेल में नहीं है या कोई पर्टिकुलर प्लेस पे कन्फाइन नहीं कर रखा है हमने उसको, तो हम उसको पकड़ के क्या करेंगे, जेल में कन्फाइन कर देंगे। प्रोवाइडेड दैट where the accused is sentenced to imprisonment till the rising of the court, जब तक क्या नहीं हो जाता, कोर्ट आपका उठ नहीं जाता, खत्म नहीं हो जाती उस पर्टिकुलर दिन की प्रोसीडिंग, और उस दिन अक्यूज को क्या किया गया, इम्प्रिजन किया गया है। इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू प्रिपेयर और फॉरवर्ड द वारंट टू अ जेल एंड अक्यूज मे बी कन्फाइंड इन द प्लेस एज द कोर्ट में डायरेक्ट, कि उस दिन जरूरी नहीं है कि हम क्या करें, उस पर्टिकुलर ऑफेंडर को जेल भेजने के लिए वारंट जारी कर दे, एंड अक्यूज को कहां कन्फाइन कर सकते हैं, जहां पर भी कोर्ट को उचित लगे। ओके, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू प्रिपेयर और फॉरवर्ड द वारंट टू अ जेल, कोई जरूरी नहीं है कि उस दिन के लिए हम उस पर्टिकुलर ऑफेंडर को या वारंट को जेल में फॉरवर्ड करें। उस दिन के लिए क्या किया जा सकता है, अक्यूज में बी कन्फाइंड एट एनी प्लेस जहां पर कोर्ट डायरेक्ट करे। सबसेक्शन 2, अगर अक्यूज प्रेजेंट नहीं है कोर्ट में व्हेन ही सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट, जो कि हमने सबसेक्शन 1 में मेंशन किया, कोर्ट शैल इशू सबसे पहले वारंट ऑफ हिज अरेस्ट for the purpose of forwarding him to jail or other place as he is to be confined, and the sentence shall commence on the date of arrest। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रिलिमिनरी में पूछा जा सकता है कि कब से उसका कमेंसमेंट स्टार्ट होगा सेंटेंस का। 419 says that direction for the execution of warrant to whom, किसको बोलेंगे कि इस वारंट को एग्जीक्यूट कीजिए, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ या तो जेल या ऐसी अदर प्लेस जहां पर हम प्रिजनर को कन्फाइन करना चाहते हैं। 420 कहता है वारंट किसके साथ, किसके पास लॉन्च किया जाएगा, जेलर के पास लॉन्च किया जाएगा। सेक्शन नंबर 420, when the prisoner is to be confined in jail, warrant shall be lodged with the jailer। ये सिर्फ तब अप्लाई होगा स्टूडेंट्स जब हम ऑफेंडर को जेल में सजा काटने के लिए भेज रहे हैं कि जेल जाइए, कोई और प्लेस नहीं। ओके, एग्जीक्यूशन ऑफ लेवी ऑफ फाइन 421 टू 424। लेवी ऑफ फाइन कैसे होगा, फाइन को कैसे हम इंपोज करेंगे, तो 421 ने बोला कि जब भी आपको फाइन लेवी करना है तो आपको वारंट जारी करना पड़ेगा। अब वारंट किस चीज से रिलेटेड हो सकता है, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर हम उस एरिया के कलेक्टर को बोल सकते हैं जहां पर हमारी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है कि आप एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू को रिलीज कीजिए। क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टैक्स होता है जो हर पर्सन के ऊपर इंपोज किया जाता है बिकॉज उसकी लैंड या तो एग्रीकल्चर क्राइटेरिया में आ रही है, तो कलेक्टर के पास ही पावर होता है कि हर पर्सन से ऐसा एरियर्स ले सकते हैं। तो कलेक्टर को बोला जाएगा जो आपने एरियर्स इकट्ठा किया आप उसको रिलीज कीजिए, उसको हम एज अ फाइन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कलेक्ट करने वाले हैं। एंड फाइन का कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा वारंट है तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे नहीं होगा, अरेस्ट या डिटेंशन करके नहीं होगा। अगर किसी पर्सन ने ऐसे फाइन को जो 421 में मेंशन किया उसको पे नहीं किया है तो उसका एग्जीक्यूशन हम इमीडिएटली अरेस्ट या डिटेंशन से नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। 421 आएंगे और रीड करेंगे। When the offender has been sentenced to pay a fine, court passing the sentence may take action for the recovery of the fine either of the ways। दोनों में से कोई भी एक वे हो सकता है। फर्स्ट बोला है issue a warrant for the levy of amount by attachment and sale of any movable property। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके सेल एंड अटैचमेंट का वारंट जारी कर सकते हैं, या फिर क्लॉज बी इशू अ वारंट टू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट authorizing him to release the amount of areas of the land revenue from the movable or immovable property or both of the defaulters। डिफॉल्टर के या तो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों में से या फिर दोनों में से किसी एक प्रॉपर्टी का क्या कर सकते हैं, जो भी एरियर्स आ रहा है वो कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम बोल सकते हैं आप प्लीज रिलीज कीजिए, हम उसको एज अ फाइन लेने वाले हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ द सेंटेंस डायरेक्ट्स दैट इन डिफॉल्ट ऑफ द फाइन, अगर सेंटेंस ये मेंशन कर रहा है कि फाइन पे करने के डिफॉल्ट में द ऑफेंडर शैल बी इम्प्रिजन्ड, कि भाई अगर आपने फाइन पे नहीं किया तो आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, अगर ऐसा मेंशन कर रखा है एंड द ऑफेंडर हैज अंडरगॉन द होल ऑफ द इम्प्रिजनमेंट एंड डिफॉल्ट, इम्प्रिजनमेंट फाइन पे ना करने के डिफॉल्ट में ऑफेंडर पूरा ही इम्प्रिजनमेंट काट के आ चुका है, नो कोर्ट शैल इश्यू सच वारंट। अब कोई भी कोर्ट ऐसा वारंट इशू नहीं करेगा for the special reasons to be recorded unless it considers necessary or unless it had made an order for the payment of the expenses or compensation out of the fine under 357। एंड सबसेक्शन 2 कहता है स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकते हैं कि किस वे में हमें ऐसे वारंट को एग्जीक्यूट करना है। सबसेक्शन 3 कहता है where the court issues a warrant to the collector under clause B of subsection 1,
the court shall release the collector shall release the amount in accordance with the law relating to the recovery of the arrears of the land, provided no such warrant shall be executed by arrest or detention. इस सिचुएशन में बोला स्टूडेंट्स, कौन से सिचुएशन में बोला, स्पेसिफिकली ये वाला जो मुद्दा है ये इस सिचुएशन के लिए है, इस सिचुएशन के लिए कि कोई भी ऑर्डर हम कैसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अरेस्ट या डिटेंशन करके ऐसे किसी भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जो कि हमने कलेक्टर को दिया था एरियर्स ऑफ रेंट कलेक्ट करने के लिए। तो कलेक्टर ऐसे किसी भी ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कैसे नहीं करेंगे, उस पर्सन की अरेस्ट या डिटेंशन से नहीं करने वाले हैं। अंडरस्टूड, क्लियर है ये चीज। 422 ये कहता है अब इसका इफेक्ट क्या होगा, अब इस वारंट का इफेक्ट ये होगा कि प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी यहाँ पे जब्त होगी। तो इन्होंने 422 में ये बोला है दैट इफेक्ट ऑफ सच वारंट, क्या बोला, इफेक्ट ऑफ सच वारंट, जब भी वारंट इशू हो रहा है 421 में स्टूडेंट्स, तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ये बोला गया अगर क्लॉज सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में वारंट को इशू किया जा रहा है, अ वारंट इशूड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 421 बाय एनी कोर्ट मे बी एग्जीक्यूटेड विद इन द लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर आपको अपने ज्यूरिसडिक्शन में कोर्ट क्या कर सकता है, सेक्शन नंबर 421 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के मामले में, दैट इज अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में क्या कर सकता है, अपने ज्यूरिसडिक्शन के लिए, अपने ज्यूरिसडिक्शन में अगर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो वारंट एग्जीक्यूट कर सकता है, मे बी एग्जीक्यूटेड। तो ऐसा वारंट वो कोर्ट खुद अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शन में क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन आगे पढ़ना, एंड it shall authorize the attachment and sale of such such property outside such jurisdiction। अगर जो जज या जो हमारा कोर्ट है वो ऐसा लेवी ऑफ फाइन का वारंट इशू कर रहा है ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्टूडेंट्स जो कि आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन है, तो इन दैट केस वो उस प्रॉपर्टी का सेल और अटैचमेंट ऑथराइज करेंगे, किसको, तब ऑथराइज करेंगे जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंडोर्समेंट कर दे जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी फाइंड आउट होती है। सुनो अच्छे से, एंड इट शैल ऑथराइज, कौन ऑथराइज करेगा, कोर्ट ऑथराइज करेगा, किसको ऑथराइज करेगा और क्या ऑथराइज करेगा, कोर्ट विल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ सेल ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। खुद के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर कोई भी प्रॉपर्टी है उसके सेल और अटैचमेंट के लिए कोर्ट ऑथराइज करेगा, कब, when it is endorsed by the district magistrate within whose local jurisdiction such property is situated। जिसके jurisdiction में ऐसी प्रॉपर्टी फाइंड आउट हुई है वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जब एंडोर्समेंट करेंगे तभी वो कोर्ट क्या कर सकता है, अपने jurisdiction से बाहर पड़ी हुई उस प्रॉपर्टी को अटैच और सेल कर सकता है और वारंट ऑफ फाइन या लेवी ऑफ फाइन का वारंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 423 ये कहता है कि वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन इशूड बाय ऐसा कोर्ट फॉर ऐसी टेरिटरी जिस पर की सीआरपीसी अप्लाई ही नहीं होता। अगर एक कोर्ट ने ये वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन ऐसी टेरिटरी के लिए क्या किया है, इशू किया है जिसके ऊपर सीआरपीसी अप्लाई ही नहीं होता है, तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा। तो उन्होंने बोला वी हैव टू इशू द वारंट टू कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट टू विच सीआरपीसी अप्लाइज। उसके पास अगर ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सीआरपीसी अप्लाई होता है तो उसके कलेक्टर को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वारंट इशू करेंगे एंड उनको ऑथराइज किया जाएगा टू रिलीज द अमाउंट ऑफ एरियर्स ऑफ द लैंड। 423 एक बार पढ़ेंगे, notwithstanding anything contained under this code or any other law for time being in force, when offender has been sentenced to pay fine by a criminal court in the territory to which the court do not extend। एक ऐसे क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा आपका फाइन इंपोज किया गया है, टू पे अ फाइन बाय अ क्रिमिनल कोर्ट इन एनी टेरिटरी टू विच द सीआरपीसी डज नॉट एक्सटेंड एंड द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस इशूज अ वारंट टू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो हम क्या करेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को क्या करेंगे, वारंट इशू करेंगे इन द टेरिटरी टू विच द कोर्ट एक्सटेंड्स, authorizing him to release the amount as if it were a areas of land revenue. Such warrant shall be deemed to be warrant issued under clause B of subsection 1 of 421 of the code in the territories to which the court extends। बराबर है ये चीज। तो हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कह सकते हैं कि वारंट इशू करेंगे जहां पर कि सीआरपीसी अप्लाई होता है और उनको बोलेंगे जो लैंड रेवेन्यू के एरियर्स हैं आप प्लीज उनको रिलीज कर दीजिए। बराबर।
424 क्या कह रहा है, सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। हमने फाइन इंपोज किया और फाइन पे करने ना करने के डिफॉल्ट में, फाइन पे नहीं किया तो डिफॉल्ट इन पेमेंट हो गया, तो पेमेंट आपने नहीं पे किया उसके डिफॉल्ट की वजह से आप पर इम्प्रिजनमेंट भी इंपोज किया गया है, तो उस वक्त ऐसे इम्प्रिजनमेंट को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। 389 के साथ पढ़ेंगे जहां पे हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कर रहे हैं और पर्सन को रिलीज कर रहे हैं बेल पे, कब, जब हमारी अपील पेंडिंग है। 372 टू 394 अपील से के प्रोविजन से, बराबर। और कोर्ट यहाँ क्या बोलेगा, रिलीज कीजिए ऑफेंडर को बॉन्ड पे और उसका सेंटेंस क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे और उसको ऑर्डर करेंगे कि भाई आप पे कर दीजिए, या तो फुल अमाउंट पे कर दीजिए या फिर इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट पे कर दीजिए। क्लियर है, दिस इज गिवन अंडर योर 424। सो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपने चीजें समझी होगी। थोड़ी सी हो सकता है चीजें आपको टेक्निकल लगी होगी, बट एक बार अच्छे से सेशंस को पढ़ना एंड बेरेट को भी पढ़ना, चीजें और क्लियर हो जाएगी, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू 421, 422 एंड 423। क्लियर है ये चीज। So yes, that was all from my side, and in case if you want to connect with me for whatever I have taught in the class, देखो मेरे को कोई डाउट भेजो तो उस सब्जेक्ट का भेजो जो मैंने पढ़ा है। स्टूडेंट्स आईपीसी वगैरह का भेजें, बेटा आईपीसी में नहीं डील कर रही हूँ अभी यहाँ पे, जब मैं आईपीसी पढ़ाऊंगी तब मुझे आईपीसी का डाउट्स भेजो आप, तब मुझे सीपीसी का डाउट्स भेजो। क्लियर है, इफ आई एम टीचिंग एनी सब्जेक्ट ऑन दिस on this channel, then in that case with respect to that subject you can share your any doubt or you have any query with respect to your preparation, then you can feel free or you feel free to connect with me through my telegram group, that is Shivani Solanki, जहाँ पे आपको एक लिंक पिन अप किया हुआ मिलेगा। by clicking on that link, chat box will open in front of you and you can drop your message over there, I'll address to the same very soon। ठीक है, सो अपने नोट्स बनाते जाइए, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते जाइए। पीडब्ल्यू ऐप से फाउंडेशन बैच की जितनी भी पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में डीपीपीज भी डाउनलोड कर सकते हैं और क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो यस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। नाउ वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।